हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल आपका बीपीएससी 145 का एग्जाम है, राइट? तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये क्या है, पूरा क्या सिस्टम है इसका। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं, आप लोगों से भी ज़्यादा। मैंने सोचा था कि कल आपका एग्जाम है तो आज वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, और पीपीटी तो बनी रखी है तो दे देंगे। आज सुबह मैं 8 बजे 8 बजे तो नहीं, जल्दी उठ जाती हूँ। 6 बजे उठ के या 7 बजे उठ के मैंने देखा ये कि बीपी 745 की कहाँ पीपीटी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो देखा तो है ही नहीं, पीपीटी नहीं बनी हुई है। और मेरे दिमाग में ऑलरेडी था कि मैंने पीपीटी बना के रखी हुई है, और सिर्फ मतलब एक बार पढ़ के और थोड़ा बहुत एडिटिंग करके एनालाइज वगैरह करके अगर कोई टॉपिक वगैरह छूट रहा है तो उसको डाल देते हैं, और फिर वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। और पीपीटी तो है ही भाई, उसको थोड़ा बहुत एडिट करके दे देंगे, तो इतना कोई बोझ नहीं रहेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई पीपीटी ही नहीं बनी है, तो मेरे तो एकदम मतलब झटका लग गया मुझे कि अब पूरी पीपीटी भी बनाऊंगी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। फिर उसके बाद वीडियो भी अपलोड करूंगी, उसको पढ़ाने में ऑलरेडी बहुत ही टाइम जाता है। तो मतलब फिर तो भैया मेरी नहीं है, ये होगा ही नहीं सब्जेक्ट, ऐसा लगा मुझे। लेकिन अब मैंने पीपीटी बना ली है, पूरा यूनिट 11 तक करा दिया है। पीपीटी बन गई है 11 तक। आगे का भी यूनिट मैं करती हूँ, जल्दी करती हूँ, टेंशन मत लेना। तो स्टार्ट करते हैं यार, पूरी पीपीटी पता नहीं कब तक बन पाएगी, लेकिन जितना बना है उसको तो ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट फर्स्ट पढ़ना। तो जो ये बुक है आपकी पूरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर बेस्ड है, वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ की डेमोक्रेसी, वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का हम एथनिक प्रोफाइल, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम एंड वहाँ का इकोनॉमिक क्या चीज़ें हैं, क्या कौन सा सेक्टर वहाँ पे राइज कर रहा है, कौन सा सेक्टर वहाँ पे पीछे हुआ है, और क्या पढ़ते हैं, और मूवमेंट पढ़ते हैं, इंसर्जेंसी पढ़ते हैं, और वहाँ के जितने भी स्टूडेंट वुमेन मूवमेंट, जितनी सारी चीज़ें सारी हम इस बुक के अंदर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपके बात करता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो एज अ रीजन कैसे एमर्ज हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है। तो इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जी ये बताइए कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। और एक और क्वेश्चन आपका 2025 वालों, जो आप अभी जून में मतलब मार्च में सबमिट करके आए होंगे अपना असाइनमेंट, उसमें पहला ही क्वेश्चन इवोल्यूशन को लेकर था, किसका? नॉर्थ ईस्ट का। तो थोड़ा बहुत चांसेस बनता है इस का आने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसके अंदर हमारी कितनी स्टेट आती है? 8 स्टेट आती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। ये 8 स्टेट आपके किसका पार्ट है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। पहले ये 8 नहीं थी, पहले ये 7 थी, और जिसके अंदर सिक्किम नहीं थी, और उनको 7 सिस्टर के नाम से भी जानते थे। ये जो रीजन है, ये इंडिया से कनेक्ट करता है कौन से? सिलीगुड़ी वाले कॉरिडोर से, जो कि जिसको हम चिकन नेक भी बोलते हैं। सिलीगुड़ी ये बंगाल के अंदर है एक एरिया, और उसी से हम क्या कर पाते हैं, उसी सिलीगुड़ी वाले एरिया से कनेक्ट कर पाते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, वरना पूरा बांग्लादेश आ जाता है, जिससे हम पूरा कनेक्ट नहीं कर पाते इसे। ठीक है। अब क्या होता है, हिस्टोरिकल अगर बात करें तो ट्रेटी ऑफ यूनागो हुई थी, जिसके अंदर ब्रिटिश कंट्रोल कर लेता है किसके ऊपर? नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। अब वहां पे क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं? तो ब्रिटिश सबसे पहले असम को एक अलग से सेपरेट प्रोविजन बनाते हैं, कब? 1874 के अंदर। फिर 1905 के अंदर फिर उसको मर्ज कर लेते हैं किसके साथ? बंगाल के साथ। अब क्या होता है, 1912 के अंदर फिर दोबारा से असम को अलग से एक सेपरेट प्रोविजन बना दिया जाता है बंगाल के पार्टीशन के बाद। मतलब पहले तो असम को अलग से प्रोविजन बनाया, फिर उसके बाद उसको ईस्ट बंगाल से मर्ज कर दिया, फिर उसके बाद फिर से उसको अलग कर दिया। तो पता नहीं क्या ही गेम खेल रहे हैं। 1919 और 1935 वाला जो एक्ट आया था, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो एक एक्ट लेकर आती है, जहाँ पे जो ट्राइबल एरिया था, कहाँ पे? असम वाले इलाके में, उनको डिक्लेयर करा जाता है एक्सक्लूडेड और पार्सली एक्सक्लूडेड वाला एरिया, जहाँ पर अब ब्रिटिश का इतना लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं होगा। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने काफी कुछ वहाँ पे ध्यान दिया है, जैसे हमने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बनाई है, जो वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग ही काउंसिल होती है, जिनके पास पूरी ऑटोनॉमी होती है, पावर होती है। और इंडिया जहाँ पे लैंग्वेज के बीच में उसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था, इतना हमको असम में वहाँ पे इफेक्ट होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन 1960s और 70s के आते आते वहाँ पे भी जो लोग हैं वो डिमांड करने लगते हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर, क्या? अलग से स्टेट फॉर्मेशन, जहाँ पे नागालैंड पहली बार स्टेट बनता है। ठीक है। तो स्टेट की बात करें तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश दिख जाएगा, ये आपको नागालैंड दिख जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और असम और सिक्किम। तो ये सब क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया के। अब ये कैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन बना है? तो आज का जो असम है, ठीक है, आज का जो असम है ना, उसी में से ही बहुत सारी स्टेट निकली है। पहले वो कोई प्रिंसली स्टेट थी, फिर वो यूटी बनी, या पहले कोई अलग से ही एक आजाद देश था, वो इंडिया का पार्ट बना। तो ऐसे आज का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट बना है। तो बात करते हैं। तो असम ना पहले एक सेपरेट, असम को सेपरेट प्रोविजन बनाया जाता है, किससे निकाल के? जो कि बंगाल प्रेसिडेंट का पार्ट था।
ठीक है? तो बंगाल में ही वो मर्ज था, लेकिन बाद में उसको अलग कर दिया जाता है और उसका जो पहले हेडक्वार्टर था वो चिरापुंजी थी। चिरापुंजी से कहाँ पे कराई जाती है? शिलोंग के अंदर की जाती है। अब जो ब्रिटिश है वो उसको कंट्रोल करते हैं ट्रीटी ऑफ यूनाबो के थ्रू, जो कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। अब असम से ना काफ़ी यूटी और स्टेट क्या हुई है, निकली है। जैसे नागालैंड पहले असम का पार्ट था, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये सब असम का पार्ट था, ठीक है? मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश ये सब असम के अंदर ही आते हैं। लेकिन यही असम से टूट-टूट कर क्या करते हैं, अलग से स्टेट बनते हैं। तो देखते हैं कैसे बने। तो मणिपुर और त्रिपुरा पहले एक प्रिंसली स्टेट थे, मतलब यहाँ पे राजा रूल किया करते थे। लेकिन 1956 के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, यूटी बना दिया जाता है। लेकिन 1972 के अंदर को क्या बना दिया जाता है, स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम की बात करें तो सबसे पहले मेघालय, जो कि यहाँ पे थ्री हिल डिस्ट्रिक्ट है असम की, और थ्री हिल डिस्ट्रिक्ट जो कि असम के अंदर थी, खासी जयंतिया गारो, जो क्या करती है, जो असम की लैंग्वेज पॉलिसी थी उससे बचने के लिए अलग से एक मूवमेंट करती है कि हमको क्या चाहिए, अलग से अपना स्टेट चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो पटाशकर कमीशन है वो रिकमेंडेशन देती है कि इनको स्टेट के अंदर, मतलब इनको असम के अंदर एक स्टेट बना दो, ठीक है? मतलब ऑटोनोमस स्टेट बना दो, इनको खुद से ही पावर दे दो, अपनी खुद के लॉ वगैरह बनाने का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दो, एग्जीक्यूटिव पावर दे दो, जुडिशरी पावर दे दो, जो कि असम के अंदर ही अपना पूरा कामकाज संभाल ले। लेकिन 1972 के अंदर इनको अलग से स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है? नागालैंड की बात करें तो नागा आपने इंसर्जेंसी सुनी होगी, और उसको भी सेपरेट मतलब इंसर्जेंसी के बाद उसको अलग से स्टेट बना दिया जाता है। मिजोरम, मिजो इंसर्जेंसी पड़ी होगी, तो वही है कि पहले इसको यूटी बनाया जाता है, फिर स्टेट बनाया जाता है। अभी आगे जाके ना आप एक एक स्टेट के ऑटोनॉमस मूवमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा स्टेट बन रहा है, किस कारण वर्ष बन रहा है, ठीक है? और अरुणाचल प्रदेश जो कि पहले क्या था, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के अंदर आता था 1914 के अंदर, लेकिन उसको असम से अलग किया जाता है, फिर उसका रीनेम किया जाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि 1954 के अंदर किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश को 1972 के अंदर क्या बनाया जाता है, यूटी बनाया जाता है, और उसको स्टेट का दर्जा कब मिलता है, 1987 के अंदर, ठीक है? तो ऐसे ही सारी स्टेट क्या हुई है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट फॉर्म हुई है, ठीक है? सिक्किम जो कि पहले खुद से एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन 1975 के अंदर वो इंडिया का पार्ट बन जाता है, जहाँ पे इंडो सिक्किम ट्रेटी होती है और लोगों से रिफरेंडम कराया जाता है कि आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते। लोग एग्री कर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट था, लोग डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी का, मोनार्की को खत्म करना चाह रहे थे। तो सिक्किम को क्या कर दिया जाता है, इंडिया का पार्ट बना दिया जाता है और 22 स्टेट बना दिया जाता है 1975 के अंदर, ठीक है? तो और 2002 के अंदर वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के अंदर आ जाता है और वो 8 स्टेट कहलाता है, किसका, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है? द नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ही क्या आता है, सिक्किम आता है। अब हम सेकंड यूनिट पे चलते हैं, जहाँ पे सोशल कल्चर, उनका एथिक प्रोफाइल की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे नाम पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है यार, है तो है, अब नाम को तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना। तो सोशल एंड कल्चर एथिक प्रोफाइल देखते हैं यहाँ के रीजन की। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको एथनिक प्रोफाइल दिखती है, किसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ग्रुप है ये बेस्ड है यहाँ के सोशल और कल्चर फीचर्स को लेकर, कि कम्युनिटीज़ का अपना खुद का सोशल एंड कल्चर फीचर है। अगर यहाँ के एथिक ग्रुप के टाइप्स देखें तो हमको 3 तरह के यहाँ के टाइप्स दिखते हैं। कौन-कौन से? पहले तो इंडिजिनियस लोग, मतलब जो पहले से ही यहाँ पे रह रहे हैं, और नॉन ट्राइबल लोकल कम्युनिटी। नॉन ट्राइबल लोकल कम्युनिटी मतलब जो कि ट्राइब लोग नहीं है, लेकिन वहाँ की कम्युनिटी है लोकल लेवल पे। नॉन ट्राइबल माइग्रेंट, जो कि मतलब ट्राइबल लोग नहीं है, लेकिन वहाँ पे आके माइग्रेट हो गया, ठीक है? मतलब माइग्रेंट है, जो आगे माइग्रेट हुए कहीं से आके। तो 3 तरह के लोग मिलते हैं, कौन से? एक तो ट्राइब, वहाँ की खुद की, वहाँ की नॉन ट्राइबल लोकल कम्युनिटी, मतलब वो ट्राइब लोग नहीं है, लेकिन वहाँ की ही कम्युनिटी है। और नॉन ट्राइबल माइग्रेंट, जो कि माइग्रेट करके वहाँ पे आई है। एथनिक ग्रुप की बात करें तो डिफरेंट वहाँ पे रिलीजियस हमको दिखते हैं, अलग-अलग उनकी लैंग्वेज मिलते हैं, अलग-अलग वो सेलिब्रेट करते हैं क्या, फेस्टिवल, ठीक है? हर एक स्टेट की अपनी खुद की पॉपुलेशन है, अपनी खुद का एथिक ग्रुप है, और वो नेबरिंग स्टेट के अंदर भी हमको दिख जाता है। तो हर एक स्टेट का देखते हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे आदिस, यानीस, अपतातीस और सिंगपू और मोनापा मिलता है, और ये जो ट्राइब है इनका नाम इनकी खुद की स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बेस पर रखा गया है। अगर यहाँ के रिलीजन की बात करें तो 29% यहाँ पे हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन यहाँ पे 30% रहते हैं, मुस्लिम यहाँ पे 1.95% रहते हैं। मतलब मोस्टली क्रिश्चियन और हिंदू हमको अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिखते हैं, ठीक है? आदिस जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, और नियानीस क्या करते हैं,
न्यानीज़ जो है वो सेलिब्रेट करता है अपना खुद का फेस्टिवल देख लेना। और मतलब हीनयाना प्रैक्टिस करते हैं कौन खम्पातीस जो भी है यार देख लेना। तो मतलब ये चीज़ है ना आपको याद नहीं होगी आई नो, बट ऊपर-ऊपर से आप थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे कि यहाँ पे सिंगपू, मोनाको आदि और न्यानीज़ ये रहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इनका नाम इनके ट्राइब पे रखा जाता है। 26 यहाँ पे मेजर ट्राइब है और 100 से भी ज़्यादा मिनर ट्राइब है। रिलीजन के देखे ये यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब खुद से बना के लिख देना, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आइडिया रखो। जैसे अरुणाचल जहाँ पे प्लेन ट्राइब है, हिल ट्राइब है, टी ट्राइब है, असामी है, बंगाली है, इतनी सारी हमको वहाँ पे एथिक प्रोफाइल दिखती है, एथिक कैटेगरी दिखती है। प्लेन एरिया में हमको बोडोस दिखते हैं और दिशमा दिखती है, रामपा दिखती है, मिसिंग दिखती है। ये याद करना पड़ेगा। हिली ट्राइब के अंदर हमको खासी, गारो और कार्बी दिखता है। टी ट्राइब के अंदर आदिवासी दिखते हैं, ठीक है? और रिलीजन की बात करें यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, फिर मुस्लिम है, फिर क्रिश्चियन है। यहाँ पे लैंग्वेज असामी, बंगाली और ट्राइबल लैंग्वेज बोली जाती है। मेघालय के अंदर खासी, चंते, गैरो, जो कि हर किसी को पता है। यहाँ पे मैट्रिलिनियन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब इनहेरेंट को होती है, वुमन होती है। यंगर डॉटर को ही प्रॉपर्टी राइट्स होती है, मतलब जो प्रॉपर्टी राइट मिलती है, मतलब प्रॉपर्टी की ओनर कौन होती है, जो सबसे बड़ी लड़की होती है घर की वो। रिलीजियस यहाँ पे देखे तो क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं, हिंदू कम रहते हैं और मुस्लिम उससे भी कम रहते हैं। तो ऐसे ना थोड़ा-थोड़ा आइडिया रखो कि वहाँ पे प्लेन हिली ट्राइब एरिया रह रही है, वोदो और दिशमा रह रही है प्लेन के अंदर, हिली के अंदर खासी, गारो रह रही है, आदिवासी रह रही है। रिलीजन की बात करें तो असम के अंदर हिंदू ज़्यादा है, फिर मुस्लिम है, फिर क्रिश्चियन है, और यहाँ पे मेघालय के अंदर मैट्रिलिनियन है, क्रिश्चियन ज़्यादा है। इस तरीके से थोड़ा बहुत याद रखोगे ना तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है? अब लैंग्वेज तो भाई लैंग्वेज बोल रही हूँ, नाम तो आपको नहीं याद होगा क्योंकि इस चीज़ से हम क्या नहीं है, हमको याद नहीं है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। मणिपुर के अंदर देखें तो नागा, चिनीज़, कुकीज़ ये रहते हैं, और मिथीस रहती है वैली के अंदर। लैंग्वेज देखें तो यहाँ पे मिथाई लैंग्वेज बोली जाती है, ऑफिशियल यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। डांस की बात करें तो रास लीला यहाँ पे होता है, संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। और धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे हिंदू मेथीस जो क्रिश्चियन होते हैं वो ट्राइबल होते हैं, मुस्लिम पंगाल्स होते हैं। बस थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर से पढ़ लोगे ना तो भी काफ़ी है, ठीक है? मतलब आपको एक-एक चीज़ें याद नहीं हो पा रही है, इट्स ओके, लेकिन जितना हो पा रहा है उतना कीजिएगा। यूनिट 3 जो कि इकोनॉमिक प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ की इकोनॉमिक प्रोफाइल की देखोगे तो लैंड यहाँ पे इतना हमको दिखता नहीं है क्योंकि प्लेन एरिया नहीं है, ज़्यादा हिली एरिया है। और प्राइमरी की बात करें तो वो ज़्यादा है यहाँ पे। प्राइमरी मतलब इतना भी ज़्यादा डेवलप नहीं है, थोड़ा बहुत है। सेकेंडरी सेक्टर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बड़े-बड़े हिल्स हैं वहाँ पे, क्या ही तुम कंपनी खोलोगे। लेकिन टर्शियरी सेक्टर यहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलप है, वो आप देख लेना, खुद एक बार वीडियो देख लेना यूनिट 3 की, ऊपर-ऊपर से पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कर लेना। यूनिट 4 पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो भारत का जो संविधान है वो हम कब अडॉप्ट करते हैं, उसको बना के तैयार करते हैं 26 नवंबर 1949 के अंदर। ऑफिशियली वो कब फोर्स के अंदर आते हैं 26 जनवरी 1915 के अंदर, 1950 के अंदर। और क्यों? क्योंकि उस दिन 1930 के अंदर 26 जनवरी को नेशनल जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या करती है, प्रिंस स्वराज उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरह सेलिब्रेट करती है, ठीक है? देन उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट करने से पहले हमने कुछ प्रोविजंस डाले हुए थे, जैसे कुछ पार्ट सिटीजनशिप, इलेक्शन वगैरह सारी चीजें ऑपरेट कर रही थी, ठीक है? अगर इंपॉर्टेंस एक है असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का तो वो हमको दिखता है डिबेट के टाइम पे, जहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात करी जाती है ट्राइबल की राइट से, और अलग से उनको कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर 296 मेंबर थे, जिसमें से 2 से 7 मेंबर ही क्या करते हैं, अटेंड करते हैं असेंबली को। क्यों? क्योंकि और लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि रिप्रेजेंट करता है, इलेक्टेड मेंबर वहाँ से कहाँ-कहाँ से आते हैं, असम, असम में एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड वाला एरिया आता है। और कुछ वहाँ पे आपको पता है प्रिंसली स्टेट कौन थे? त्रिपुरा और मणिपुर था, ठीक है? तो यहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर मेंबर आते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं अपना को। कुछ की रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की बात करें तो गोपीनाथ बरदोली जो कि काफ़ी फेमस है, और निकोलस रॉय, रोहिणी कुमार चौधरी जिनके बारे में हमने पीपीएससी 102 के अंदर भी पढ़ा था, मोहम्मद सुदालू और जिगरा शंकर गोहा, ठीक है? जो कि त्रिपुरा और मणिपुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि एक प्रिंसली स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये 1-2 नाम आपसे याद हो जाते हैं, अच्छी बात है, 1-2 नाम तो याद ही कर लेना। अब मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसका रहा है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गोपीनाथ बरदोली का रहा है, जो कि 1890 से लेकर 95 तक का इनका पूरा टाइम पीरियड रहा है। एक कांग्रेस लीडर थे, काफ़ी बार ये फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे इनको जेल भी जाना पड़ा था क्योंकि ये मूवमेंट को क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये चीफ मिनिस्टर रहे कहाँ के, असम के। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है किसको, सिक्स शेड्यूल को ड्राफ्ट करने में, और भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है, ठीक है? अब जे जे एम निकोलस रॉय जो कि खासी लीडर है, और
असम की लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्टेड है। इन्होंने ट्राइबल राइट और सिक्स शेड्यूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ये सपोर्ट करते हैं हिली स्टेट मूवमेंट को, जो खासी जनते गारो वाले कर रहे थे। हिली मूवमेंट पढ़ा है ना, ऑटोनोमस मूवमेंट के अंदर, उसी के अंदर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया असम एक्सक्लूडेड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, इसके अंदर हमारा कौन चेयरमैन थे इस वाली कमेटी के, इसके अंदर थे गोपीनाथ बरदोली, इसको बरदोली कमेटी भी बोलते हैं। एक और कमेटी थी एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया को, जिसको वीएम ठाकर इसके चेयरमैन थे, जिसको ठाकर कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनका देख लेते हैं बरदोली कमेटी ने क्या करा है। तो बरदोली कमेटी का क्या पर्पस था, इसका काम था सेफगार्ड करना, कुछ गवर्नेंस मैकेनिज्म लेकर आना, किसके लिए, ट्राइबल एरिया के लिए असम के अंदर। ठीक है, मेंबर इसके अंदर चेयरमैन कौन होते हैं, गोपीनाथ बरदोली होते हैं, खासी लीडर एक निकोलस रॉय होते हैं, बीएन राव एडवाइजर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, और ए ठाकरे गांधीयन होते हैं। इसने क्या रिकमेंडेशन दी है, तो बरदोली कमेटी ने कि रिस्पेक्ट करी है किसकी, लैंड की, फॉरेस्ट की और सेल्फ गवर्नेंस की। वो चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हो, डेमोक्रेटिक नेचर हो उनका, और उनको अलग से स्पेशल प्रोविजंस दिए जाए जिससे उनका आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट हो सके। तो उसी की वजह से ये प्रपोज करता है कि वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बननी चाहिए, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बननी चाहिए, उनकी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए कहाँ पे, ट्राइबल एरिया के अंदर। आउटकम क्या होता है कि इनकी रिकमेंडेशन के बाद सिक्स शेड्यूल आता है हमारे भारत के संविधान के अंदर, जहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट को अलग से क्या करते हैं, उनको पावर दी जाती है। अब इन स्पेशल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो स्पेशल प्रोविजन के अंदर हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पढ़ते हैं, सिक्स शेड्यूल पढ़ते हैं, तो एक एक करके उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्राउन कॉलोनी जिसके बारे में क्वेश्चन आया है, देखो भाई ब्रिटिश है ना, वो बिलीव करते थे कि जो ट्राइबल लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ना तो ब्रिटिश चले जाएंगे तो उनको अलग से प्रोटेक्शन की तो जरूरत पड़ेगी। तो बोले कि अब हम क्या करते हैं, अब हम नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके और जो म्यांमार वाला इलाका है उसके लिए कुछ एक प्लान लेकर आते हैं। बोले क्या लेकर आएंगे, बोले एक प्लान लेकर आएंगे जहाँ पे एक न्यू टेरिटरी आएगी जिसको हम बोलेंगे क्राउन कॉलोनी। ये आइडिया था R.N. रीड का, ठीक है, जो कि गवर्नर थे असम के। अब वो क्या बोलते हैं प्लान रहेगा न्यू क्राउन कॉलोनी का, जो कि किसके कंट्रोल में रहेगा, ब्रिटिश के कंट्रोल में रहेगा, जबकि भारत आजाद भी हो जाता है तब भी ब्रिटिश को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब ये प्लान था सीक्रेट, ठीक है, जिसको कॉपलाइन प्लान भी बोलते हैं, और ये कॉपलाइन के नाम पे ही रखा गया था। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इस चीज को रिजेक्ट कर देती है, और असम के लोग भी इस चीज से एग्री नहीं कर पाते हैं। क्लू के बाद जो दूसरा गवर्नर आता है रेड, वो भी क्या करता है इस चीज को, मतलब क्लू जो है वो एक नए गवर्नर बनते हैं किसके बाद, रेड के बाद, वो भी रिजेक्ट कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की बोलती है कि देखो भाई, हमारा भारत का संविधान तो लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, अलग से जो ट्राइबल एरिया है उसको प्रोटेक्शन देंगे। एक्सक्लूडेड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया को हम ट्राइबल एरिया लेकर आएंगे और उनको अलग से प्रोटेक्शन दी जाएगी सिक्स शेड्यूल के थ्रू। स्पेशल प्रोविजंस की देख लेते हैं। तो भारत का संविधान क्या करता है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसको अलग से प्रोटेक्शन देता है, उनके कल्चर, उनके लैंड, उनके फॉरेस्ट, उनके ट्राइबल लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। तो सिक्स शेड्यूल पढ़ते हैं, फिर इनर लाइन परमिट देखते हैं। तो सिक्स शेड्यूल जो कि 244 आर्टिकल के अंदर आता है, सिक्स शेड्यूल क्रिएटेड है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बनाया है, मतलब उन्होंने, जहाँ पे वो प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं ट्राइबल पीपल असम के। ये प्रोवाइड करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजन किसके अंदर, चार स्टेट के अंदर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इस एरिया के अंदर अपना खुद का रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। मतलब ये आप लॉ बना सकते हैं, अपने ट्राइबल जो चीफ है उसको अपॉइंट कर सकते हैं, लोकल कस्टम को मैनेज कर सकते हैं, और गवर्नर ही एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाता है, और वो नेम भी चेंज कर सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री वगैरह भी चेंज कर सकता है। ट्राइबल एरिया जो इंडिया के और ट्राइबल एरिया है उसको शेड्यूल एरिया बोलते हैं, असम से बाहर वो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, वहां पे भी तो कोई ट्राइबल एरिया होगा, तो वो किसके अंदर आएंगे, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। सिक्स शेड्यूल के अंदर असम वाला। ठीक है, इनर लाइन परमिट ये कौन लेकर आए थे, ये लेकर आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया है, जहां पे बोला जाता है कि जो आउटसाइडर है उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है, वो यहाँ पे विदाउट परमिशन के आ नहीं सकते, एंटर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उनके लाइन आइडेंटिटी और रिसोर्सेज को लोकल कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। इनर लाइन परमिट स्टार्ट किया गया था कब, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंदर। ठीक है, जो कि ब्रिटिश लोग लेकर आए थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेट इनर परमिट लाइन कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और नॉर्थ चाचर हिल असम वाले इलाके में। अब रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो सिक्स शेड्यूल भारत का जो संविधान है वो प्रोवाइड करता है ऑटोनोमस गवर्नेंस किसके लिए, ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो कि प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि कवर करता है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को, एंटायर, जहाँ पे बहुत सारी ट्राइब आती है। इनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर होती है। ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल जो कि फंक्शन करती है
डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, ठीक है? ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही काम कर रही है। ये किसी एक स्पेसिफिक ट्राइब को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, और कभी-कभी इसको एडीसी के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है 125th, जो कि 2019 के अंदर आया था, ये स्ट्रेंथ करता है लोकल गवर्नेंस को, कहाँ तक पहुँचाता है, विलेज और म्युनिसिपल काउंसिल तक, किसके 6 शेड्यूल वाले एरिया को। ये एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कि डिफाइन करे किसकी विलेज काउंसिल की पावर। गवर्नर के पास है एडीसी, कोई भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल स्टैब्लिश करना है तो वो खुद करेंगे। वो मॉडिफाई कर सकते हैं बाउंड्री, जितना जिसका बाउंड्री रखा जाएगा वो खुद करते हैं और डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ तक काउंसिल की जो जुरिडिक्शन है वो जाएगी। ठीक है, आप देख लेते हैं इनके पास क्या पावर है। तो एडीसी जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो टोटल 10 किसके अंदर वो 10 है पूरी। टोटल कितनी है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? 10 है। ठीक है, पहली असम के अंदर नो चाचर हिल, दूसरा है कार्बी एंग्लोन डिस्ट्रिक्ट और बोडोलैंड टेरिtoriयल एरिया, मतलब काचर कार्बी बोडो। ठीक है, मेघालय के अंदर खासी जयंतिया और कौन सी है, गारो। ठीक है, हिल डिस्ट्रिक्ट। त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद मिजोरम के अंदर चकमा माराले। तो ये पूरी टोटल क्या है, 10 क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। और भी डिमांड आई है कुकी रिलीजियस काउंसिल की, जो कि डिमांड कर रहे हैं, और नौ चाचर हिल से जो हमार है वो रीजनल काउंसिल की डिमांड कर रहा है। तो मतलब अलग जगह से भी, और भी कुछ नॉर्थ ईस्ट से भी आया है, बिल्कुल आया है। वेस्ट बंगाल के गोरखा डिमांड करते हैं, साउथ बिहार से जो आज के टाइम पे झारखंड के अंदर है वो डिमांड करते हैं, लद्दाख से जो तिब्बतन इंडियन है वो डिमांड करते हैं। अब इनके पास पावर देख लेते हैं, क्या क्या पावर होती है डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के पास। इनके पास होती है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब ये बोलता है कि लॉ बना सकते हैं लेकिन गवर्नेंस की असेंट पे। ठीक है, लैंड को कैसे यूज करना है उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे करना है नॉन रिजर्व फॉरेस्ट का उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड वाटर इशू कुछ भी लॉ वगैरह बनाना है, जूम सेफ्टिंग कल्टीवेशन, इनको लेकर कुछ भी रूल्स वगैरह बनाने तो बना सकते हैं। कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, विलेज टाउन काउंसिल, और कस्टमरी लॉ, सोशल कस्टम और रेगुलेशन करना किसको, मनी लैंडिंग को, इन सब को वो खुद से लॉ वगैरह बना सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर भी है स्कूल और मार्केट रोड्स, फिशरीज, इन सब के लिए। कौन सी प्राइमरी स्कूल के लिए क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो खुद अप्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ ये खुद कर सकते हैं। इनके पास जुडिशियल पावर भी है, जो विलेज है वहाँ पे विलेज के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टैब्लिश करे जाते हैं, जो कि ट्राइबल एरियाज डिस्प्यूट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सिविल और क्रिमिनल दोनों केस को संभाल सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज़्यादा डेथ की कोई वो जजमेंट नहीं दे सकते हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। ठीक है, और फाइनेंशियल पावर भी है, प्रिपेयर कर सकते हैं बजट अपना खुद का, इम्पोज कर सकते हैं टैक्स, रॉयल्टी कलेक्ट कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट फंड मेंटेन कर सकते हैं अपने आप। तो देख सकते हो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास कितनी ऑटोनॉमी है। चैलेंजेस क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो बोलते हैं कि वो हमारे एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पा रही है, वो अनइफेक्टिव है, वो आउटडेटेड है, अननेसेसरी है। ट्राइबल और मॉडर्न जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में क्लैश रहता है। जो एडीसीज के अंदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, मोस्टली जो एजुकेटेड इलेक्टेड एलाइट्स होता है उनका क्या होता है, जो ट्राइबल चीफ होते हैं, किंग्स होते हैं, उनके साथ कॉम्पिटिशन रहता है, कॉम्पिटिटर होता है। ठीक है, तो बन नहीं पाती है उनसे, उनके बीच में एक टेंशन होती है। और कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं कि इसके अंदर करप्शन है, मिसगवर्नेंस है। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो तो करप्शन का सेंटर है, वो तो स्टेट के अंदर स्टेट वाला काम कर रही है, वो तो ब्रीडिंग ग्राउंड है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। बोला जाता है कि कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो बोलते हैं कि यहाँ पे बिल अप्रूव करने के लिए गवर्नर का असेंट चाहिए, कहीं ना कहीं वो स्टेट काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस पे बाउंड होते हैं। तो बोला जाता है कि पूरी हमारे पास पावर नहीं है। और दूसरा उनका रोना होता है फंड को लेकर कि हमारे पास पैसा नहीं होता इतना डेवलपमेंट के लिए। और बोला जाता है जो एडीसी है, मतलब मिजोरम के अंदर, वो फेल हो गई थी अपने काम को करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, पॉलिटिकली वो करप्ट थे, अनलिमिटेड वहाँ पे हमको डेवलपमेंट इम्पैक्ट दिखा था। तो एडीसी भी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, स्टेज को लेकर प्रॉब्लम है। अब चलते हैं यूनिट 7 पे, जहाँ पे माइग्रेशन, रिफ्यूजी और सिटीजनशिप की बात करेंगे। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मतलब जो लोग माइग्रेट होके आते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग माइग्रेट होते हैं एक से दूसरी जगह पे। ये शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है, वो सेटल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई करने के लिए गए तो आप माइग्रेट हो गए। ठीक है, एक लड़की की शादी हो गई तो वहां पे जाके वो रहने लगे, लेकिन जो पढ़ाई करने के लिए गए
वो रह नहीं रहा है, वो कुछ टाइम बाद आ जाएगा। रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जिनको फ़ोर्स किया जाता है उनकी खुद की कंट्री से कि वो आप यहाँ से मूव करके दूसरी कंट्री में जाओ। वॉर, नेचुरल डिज़ास्टर कुछ भी हो सकता है या उनके साथ बैडली ट्रीट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। सिटीज़न एक ऐसा पर्सन होता है जो लीगली बिलॉन्ग करता है अपनी कंट्री से, उसके पास सभी राइट्स होती है जो कंट्री उसको देती है। समटाइम जो रिफ्यूजी होते हैं उसको भी नागरिकता मिल जाती है अपनी नई कंट्री में जहाँ पे वो आया है, लेकिन अदरवाइज़ उसको नहीं मिलती है, तो फुल राइट के बिना ही वहाँ पे रहता है। सिटीज़नशिप कैसे मिलती है? तो बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइज़ेशन और अप्लाई करने पे मिलती है, ठीक है? आगे देखते हैं माइग्रेशन इंडिया के अंदर। तो इंडिया से पहले माइग्रेशन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। माइग्रेशन अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देखें तो वो स्टार्ट होता है अर्ली 80s के टाइम पे, जहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिश ने लोगों को एनकरेज करा, बंगाल के लोगों को या अदर पार्ट के लोगों को, कि वो असम में जाए। वो अनकल्टिवेटेड एरिया पे जाके फार्मिंग करे, वहाँ पे कम काम करे, टी गार्डन्स के अंदर छोटी-मोटी जॉब देके, गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको बुलाया गया। कोल एंड ऑयल इंडस्ट्री के अंदर काम करे। बहुत सारे पीसेंट ट्रेडर, सोल्जर, डेयरी फार्मर, ये सब क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं असम के अंदर। तो लार्ज नंबर पे हमको माइग्रेशन दिखता है जो कि उस रीजन की पॉपुलेशन को भी चेंज कर देता है। अभी लोग कहाँ से आए थे? नेपाल, बंगाल और ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया से आए थे। ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि हाँ, यहाँ पे माइग्रेशन तो करा रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल भी किया जाएगा। जहाँ पे वो क्या करते हैं, इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे स्टॉप करते हैं कि जो आउटसाइडर है वो एंटर नहीं करेंगे कहाँ पे, ट्राइबल वाले एरिया के अंदर। क्या इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी माइग्रेशन दिखता है? बिल्कुल दिखता है। जब भारत का विभाजन हो गया था तो बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आए, किसके अंदर? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये माइग्रेट जनरली सेटल हो गए। रिफ्यूजी जो कि बांग्लादेश के से आए, ईस्ट बंगाल से आए, इलीगली लोग माइग्रेट होके आ गए विदाउट परमिशन के। तो माइग्रेशन ना कंटिन्यू रहा है अदर स्टेट से। वो जॉब के लिए हो सकता है, कंस्ट्रक्शन काम के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, रेलवे वगैरह इन सब चीज के लिए हो सकता है। लोग लेबर, ऑफिस वर्कर और बिजनेस लोग क्या हो गए, वहां पे माइग्रेट हो गए। अब माइग्रेशन को लेकर ना काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो लोकल है वो अक्सर फ़ील करते हैं कि हमारी जॉब, जो हमारा लैंड है वो थ्रेट में है, ठीक है? वो हमारी कम्युनिटी और हमारे कल्चर को क्या करेंगे, थ्रेट में डाल देंगे। अक्सर उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है बांग्लादेश वाले माइग्रेशन को लेकर, जो अदर पार्ट से इंडिया के अंदर होता है वो। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ट्राइबल, नॉन ट्राइबल के बीच में होता है। अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है असम के अंदर 1979 के अंदर, जो कि 85 तक चलता है। अब ये जो मूवमेंट है किसके अगेंस्ट है? जो इलीगली माइग्रेंट्स असम के अंदर आ गए थे उनके अगेंस्ट है। ये कब स्टार्ट होता है? जब फेक वोटर हमको कहाँ पे फेक वोटर मिलते, वोटर वोटर हाँ, वोटर मिलते हैं किसके अंदर? इलेक्शन हुआ था कहाँ पे? मंगला दोई के अंदर, ठीक है? तो इसको लीड कर रहा था आशु, मतलब ऑल इंडियन स्टूडेंट यूनियन। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा उनको बड़े-बड़े रिवॉर्ड भी दिखते हैं। ये मूवमेंट खत्म होता है असम अकॉर्ड के बाद, जहाँ पे बोला जाता है कि जो लोग आ गए हैं 1971 से पहले, उनको सिटीज़न बन जाएँगे, वो रह सकते हैं। जो 1961 से लेके 1971 के बीच में आया, उनको 10 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर उनको सिटीज़नशिप मिलेगी। रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो कि असम के अंदर आ गए हैं पार्टीशन के बाद, मतलब हमको रिफ्यूजी कहाँ पे दिखता है? असम के अंदर दिखता है। बिफोर 1947 के बाद जो बंगाल से लोग आए असम के अंदर, उनको माइग्रेंट बोलते हैं। लेकिन जब बंगाल डिवाइड हो गया और फिर ईस्ट बांग्लादेश, जो कि आज का बांग्लादेश है, उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्यूजी बोलते हैं। ये हिंदू हो सकते हैं, ईस्ट बंगाल से आए हैं, वो डिस्प्लेस हुए क्योंकि पार्टीशन रिलेटेड उनको वायलेंस दिखा है, कम्युनल ग्रोथ दिखा है, और असम के अंदर उनको ऐसा रिफ्यूजी की तरह देखा जाता है। रिफ्यूजी का क्या इम्पैक्ट है? त्रिपुरा के अंदर जो बंगाली रिफ्यूजी है, उन्होंने वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। जहाँ पे लोकल फील करने लगे कि हम तो खुद ही अपने स्टेट के अंदर मिनोरिटी बन गए। चकमा, होंगन रिफ्यूजी अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर आए थे, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर गए, मिजोरम के अंदर गए। 1960s में वो बोलने लगे कि जो होम है, उनके होम में, मतलब जो उनकी जगह है, वहाँ पे फ्लड आ गया ताप्ती रिवर की वजह से, जिनको वहाँ पे जाके रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। रोहिंग्या रिफ्यूजी जो कि म्यांमार से आते हैं और ये सेटल हो जाते हैं त्रिपुरा, असम और मिजोरम के अंदर। पोस्ट रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट हमको काफी ज्यादा रिसेंट दिखता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के बीच में। वो काफी ज्यादा इस चीज को क्रिटिसाइज करता है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बहुत सारे लोकल उस चीज को अपोज करते हैं। त्रिपुरा के अंदर जो है वो अगेंस्ट है, किसके? बंगाली डोमिनेंस को लेकर काफी गुस्से में रहते हैं, टेंशन होता है हमको। अरुणाचल प्रदेश के अंदर चकमा और होंगोक रिफ्यूजीज को लेकर, हाओजोंग रिफ्यूजीज को लेकर, और मिजोरम जो है वहां पे भी काफी अपोजिशन दिखता है चकमास को लेकर, ठीक है? तो ये पूरा पूरा चैप्टर हो गया। अब हम 8 यूनिट को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा यार, तो उतना ही ठीक है। ये पढ़नी पड़ेंगी चीजें, और एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है? इतना कुछ नहीं है। एक यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ, और जो बचे हुए यूनिट है उनको भी करा दूंगी। कोई टेंशन वेंशन मत लेना, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लग रहा है कि मुझे रह गया, उसको मैं पीछे डाल दूंगी, लेकिन करा दूंगी। सो बाय, टेक केयर, अपने ध्यान रखकर ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे।